शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। आज मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं ब्राह्मणी रिवर के मैप के बारे में। यूपीएससी ने हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए 2021 का ये क्वेश्चन है। 120वें नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर हमको विचार करना था। ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। पार्टिकुलरली यहाँ ज़्यादातर जो नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये उड़ीसा की नदियाँ हैं। एक फैक्ट यहाँ पर निकल कर के ये आता है कि किसी स्टेट की पार्टिकुलर नदियों के बारे में भी यूपीएससी की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है, दूसरा तरीका जो आप समझ सकते हैं भूगोल का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ग्रुप में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों के नाम आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है तो। अब चूंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, खाली पूछा गया है कि पूर्वी घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो नागावली है और वामसाधारा, जिसको हम कालाहांडी जिला उड़ीसा में ये पड़ती हैं। ये दोनों नदियाँ ही ऐसी हैं जो कि पूर्वी घाट से निकलती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागावली और वामसाधारा 2 नंबर का, और ये वंशधारा। अब ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा, इन सब के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसीलिए आज हम देख रहे हैं ब्राह्मणी रिवर के बारे में। ब्राह्मणी रिवर निकली है उड़ीसा से। शंख रिवर और कोयल रिवर, दो नदियां आपस में आकर के मिलती हैं और ब्राह्मणी रिवर का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे एक जगह है टिकरा, फिर आगे आपको एक जैनापुर एनीकट देखने को मिलता है, डैम जैसा आपको, और फिर बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने पानी को छोड़ती है। ब्राह्मणी रिवर का निर्माण हुआ है कंबाइंड वाटर ऑफ कोयल एंड शंख रिवर्स 8 वेदव्यास नियर राउरकेला ऑफ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जगह का नाम भी यहाँ पर देख लीजिए आप, वेदव्यास पड़ता है राउरकेला में, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राउरकेला व वेदव्यास के निकट ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और यहाँ से ब्राह्मणी रिवर का निर्माण होता है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि कोयल, कुराधी, मनकारा, समाकोई, रमाइला, कारो, संघ, रुकरा, गोहिरा, तिकिरा, सिंह, दाझोर, निगरा, बारजोर और नंदीरा। ठीक है, और इसकी जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो है खारासोन। खारासोन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर सहायक नदी है। ब्राह्मणी की लंबाई है 799 किलोमीटर, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर हो जाती है उड़ीसा की। ब्राह्मणी सेकेंड मेजर रिवर मानी जाती है उड़ीसा की, जो कि इमर्ज होती है फ्रॉम कंबाइंड वाटर ऑफ साउथ कोयल एंड शंख रिवर 8 वेद व्यासा नियर राउरकेला इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर की जो लेफ्ट तरफ से एक नदी आ रही है साउथ कोयल, ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, नगरी विलेज से, रांची डिस्ट्रिक्ट, झारखंड स्टेट से। फिर ये कारो रिवर के साथ में मिल जाती है कहाँ पर, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद इसको हम बोलते हैं कोयल रिवर। फिर हम देख रहे हैं कि मनोहरपुर से कोयल बहती हुई कहाँ जाती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ 54 किलोमीटर, कहाँ तक, वेदव्यास तक। वेयर द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ब्राह्मणी द शंख रिवर ज्वाइन विथ इट, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं शंख रिवर आकर के इससे मिल जाती है। शंख रिवर ओरिजिनेट हुई है लगभग, जिसकी हाइट है 1000 मीटर, नियर विलेज लूपांग पेट इन रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड स्टेट। फिर कहाँ कहाँ से होते हुए जाती है, कुछ वैली को पार करती है। ठीक है, कौन सा एरिया है ये, गडजात हिल्स का।
फ्रॉम फेमस गंगपुर बेसिन। इसके बाद ये ज्वाइन करती है कई सारी फास्ट फ्लोइंग ट्राइब्यूटरीज को। और ये इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। और मैप की यदि हम बात करें तो इसका मैप भी देख लेते हैं यहाँ से, और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये रहा इसका मैप, देखिए ये झारखंड वाला एरिया है, ये वेस्ट बंगाल है। तो झारखंड में साउथ कोयल भी कारों के साथ में मिल जाती है, ठीक है। साउथ कोयल हो गई, एक हो गई संक रिवर, दोनों आपस में मिलती हैं और ब्राह्मणी रिवर का निर्माण करती हैं। ये है रंगाली रिजर्वायर। यहाँ से इस प्रकार से होते हुए कहाँ चले जाती है, बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को खाली करती है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। तो पीआईबी से पहली खबर हम देखने वाले हैं भारतीय नेवी से। भारतीय नौसेना को पहली बार निजी तौर पर निर्मित ASW रॉकेट का स्वदेशी फ्यूज़ सौंपा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉकेट के एक फ्यूज़ की बात करी जाती है। भारतीय सेना को एक निजी भारतीय उद्योग द्वारा पहली बार निर्मित अंडर वाटर रॉकेट RGB-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्रोवाइड किया गया है। आयुध और गोला बारूद में आत्मनिर्भरता को प्रमुखता से बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेवी ने पहली बार एक निजी कंपनी मैसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर से प्रमुख युद्धपोतों में उपयोग किए जाने वाले अंडर वाटर एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट RGB-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त किया है। मतलब इसको उसने ठेका दिया था, इस कंपनी ने इसका निर्माण करके इनको सौंप दी है। ये पहली बार होगा जब भारतीय नौसेना ने किसी भारतीय निजी उद्योग को अंडर वाटर एम्यूनेशन फ्यूज की आपूर्ति के लिए ऐसा ऑर्डर दिया था। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा गया है, ऑफिसर्स की तरफ से क्या कहा गया है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये फ्यूज़ को कौन सी प्राइवेट कंपनी ने निर्माण किया है और कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ से हो जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से रिलेटेड। 4 मार्च 2023 को ये प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब आज की डेट यहाँ पर करी जाती। तो ये पुरस्कार, ये सम्मान प्रोवाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट लॉन्च करने वाली हैं जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रोग्राम 2023 विद द थीम सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इस बार की थीम क्या रखी गई है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सेलिब्रेट कर रहा है वुमेन की लीडरशिप by facilitating women who have contributed extraordinarily under various flagship program of ministry through the स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। देखिए इस सम्मान के अंतर्गत उन महिलाओं को सरकार सम्मानित करना चाहती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो स्कीम चलाई जा रही हैं, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री के अंतर्गत थ्रू द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, तो इनको सम्मानित किया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू विल बी कॉन्फरिंग ए टोटल 18 अवार्ड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही ये अवार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि ग्रामीण जल जीवन मिशन, नेशनल वाटर मिशन अंडर वेरियस कैटेगरीज। सब मिलाकर के देखा जाए तो 18 अवार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ में प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा कैच द रेन प्रोग्राम 2023, ठीक है, जल शक्ति अभियान है ये, कैच द रेन प्रोग्राम 2023।
स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 की यदि हम बात करें, इसका उद्देश्य है टू ब्रिंग द वुमेन अचीवर्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द फोरफ्रंट एंड कनेक्ट देम विथ नेशनल लीडरशिप। छोटे मोटे जो लोग प्रयास करते रहते हैं उनको नेशनल लेवल तक कैसे करके हम बढ़ावा दे सकते हैं। हु कैन शेयर देयर जर्नी एंड देयर बाई मोटिवेट अदर, और ऐसे जो लोग हैं दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। वहीं यदि हम बात करें एसबीएम की कैटेगरी के अंदर, एसबीएम जी की कैटेगरी के अंडर में विलेज को ओडीएफ प्लस मॉडल के अंतर्गत हमको रखना है। गोवर्धन या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट या फिर फेसियल स्लज मैनेजमेंट के अंतर्गत ये पुरस्कार दिए जाने वाले हैं। कैटेगरी इनको बांट दिया गया। जेजेएम अवार्ड, ठीक है, आर बीइंग गिवन टू वुमेन चेंज मेकर्स, महिलाओं को देंगे जो कि बदलाव लेकर के आ रही हैं। O&M ऑफ पाइप वाटर सप्लाई। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का जो उद्देश्य है वो है सेलिब्रेट करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन अचीवर्स लीडर्स इन वाटर सेक्टर। वाटर सेक्टर में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है उसको सम्मानित करना इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण स्कीम है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें स्किल को बढ़ावा दिया जाने का काम किया जा रहा है। 1.5 लाख पर्सन्स इम्पार्टेड स्किल, 70% एम्प्लॉयड अंडर द स्कीम। बताया जा रहा है इसमें 1.5 लाख लोगों को स्किल प्रोवाइड किया गया। उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है या फिर रोजगार दिया गया है, जॉब दिया गया। 85% से भी ज़्यादा जो बेनिफिशरीज थी इनमें से वो वुमेन हैं। मेजॉरिटी आर फ्रॉम मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और ज़्यादातर आप देख रहे हैं यहाँ पर गरीब तबके के ही लोग हैं। इस स्कीम का उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट लिंकेज थ्रू टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। इसके अंतर्गत क्या काम किया जा रहा है, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसको कैसे करके एम्प्लॉयमेंट के साथ में हम लिंकेज कर सकते हैं, कैसे करके दोनों के बीच में कोलैबोरेशन को हम बढ़ावा दे सकते हैं, इस स्कीम का मेन उद्देश्य यही है। समर्थ स्कीम डिमांड ड्रिवन एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम है। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड यदि हम देखें इस स्कीम का वो है मार्च 2024 तक का। द स्कीम वाज फार्मुलेटेड अंडर द ब्रॉड स्किलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस स्कीम को फार्मुलेट किया गया था ब्रॉड स्किलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत। इस स्कीम का उद्देश्य है इंसेंटिवाइज प्रोवाइड करना, सप्लीमेंट प्रोवाइड करना द एफर्ट्स ऑफ इंडस्ट्री इन क्रिएटिंग जॉब। कुल मिलाकर के जॉब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करके क्रिएट किए जा सकते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल सेक्टर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसमें इंटायर जो वैल्यू चेन है टेक्सटाइल सेक्टर का उसको कवर किया जाता है। इसमें इंक्लूडिंग है स्पिनिंग और वीविंग वाला सेक्टर। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो कोर्स का करिकुलम है ना, इसको रैशनलाइज किया गया है ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजिकल और मार्केट डिमांड ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इकोनॉमीज़। चाहे वो हमारे देश में क्या डिमांड चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या डिमांड चल रही है, उसको देखते हुए टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहीं एडिशन में यदि हम देखें एंट्री लेवल की स्किलिंग एक स्पेशल प्रोविज़न है जिसके अंतर्गत अप स्किलिंग या फिर रीस्किलिंग प्रोग्राम भी किया जा रहा है। हैज़ आल्सो बीन ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द स्कीम टुवर्ड improving the productivity of the existing workers in apparel and garmenting segment। देखिए, यदि आप गारमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं
तो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके भी स्किल को बढ़ावा दिया जा रहा है समर्थ स्कीम के अंतर्गत में। समर्थ आल्सो कैटर्स टू द अपस्किलिंग रीस्किलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर सच एज हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क एंड जूट। तो समर्थ स्कीम के अंतर्गत आप देखते हैं यहाँ पर अप स्किलिंग और री स्किलिंग की जो रिक्वायरमेंट है, कुछ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर हैं जैसे कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, जूट, यहाँ पर भी स्किल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है? इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर के माध्यम से। इसमें शामिल हो जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी, सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जैसे कि डीसी हैंडलूम, डीसी हैंडीक्राफ्ट और सेंट्रल सिल्क बोर्ड। इनके माध्यम से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। इसमें कुछ बेसिक हमको एडवांस फीचर भी देखने को मिलते हैं जैसे कि आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यहाँ पर चालू किया गया है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, यहाँ जो ट्रेनर हैं उनकी भी ट्रेनिंग ली जाती है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेडिकेटेड कॉल सेंटर विथ हेल्पिंग नंबर, मोबाइल ऐप, वेब बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग है ट्रेनिंग प्रोसेस की, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ट्रेनिंग सेंटर वाइज इंफॉर्मेशन या फिर डाटा इन डैशबोर्ड अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो यहाँ पर पब्लिक डोमेन में भी काफ़ी सारी जानकारी रखी जाती है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं द हिंदू की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख खबरों को। तो जो पहली खबर हम देखने वाले हैं वो मेघालय से। तो मेघालय में किसकी सरकार बनेगी, इसके अलावा नागालैंड में किसकी सरकार बनने वाली है यहाँ पर बताया जा रहा। तो मेघालय में गवर्नमेंट बनाने वाले हैं संगमा और रियो लीड करेंगे नागालैंड को विथ बीजेपी हेल्प, और बीजेपी की इसमें सहायता रहेगी। द नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसको शॉर्टकट में एनपीपी कहते हैं, फ्राइडे ओवरकम ए हिकअप इन फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन मेघालय। मेघालय में किसकी सरकार बनेगी? नेशनल पीपुल्स पार्टी की। नागालैंड में यदि हम बात करें नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपी-पीपीएस के जो नेफ्यू रियो हैं ये लीड करेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट को। इसमें इंक्लूड है बीजेपी, जबकि बीजेपी का जो मानिक साहा है स्टैक्ड हिज क्लेम टू फार्म द गवर्नमेंट इन त्रिपुरा। बीजेपी की जो मानिक साहा है वो त्रिपुरा में गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द ओथ टेकिंग सेरेमनीज। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सेरेमनी को देखने जाएंगे। तो ज़्यादा कोई खास न्यूज़ नहीं थी, बस जस्ट जानकारी के लिए थी कि किसकी सरकार बन सकती है, कौन नया सीएम बन सकता है। इसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्ट सेंट्रल स्टाफ कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ जो सेंट्रल स्टाफ है उन लोगों को कुछ सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है वन टाइम ऑप्शन फॉर दोज हु अप्लाइड फॉर जॉब एडवर्टीजमेंट बिफोर 22 दिसंबर 2003। द डे नेशनल पेंशन स्कीम वाज नोटिफाइड बट जॉइंट सर्विस इन 2004 व्हेन एनपीएस कैम इनटू इफेक्ट। तो देखिए ओल्ड और नए में कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या कहती है? द स्कीम गारंटीज ए लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। यदि आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपको स्कीम गारंटी दे रही है कि आपको लंबे समय तक पैसा मिलते रहेगा। गवर्नमेंट बियर करती है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पेंशन। पेंशन में जितना भी पैसा मिल रहा है उसको बियर कौन करेगी, वहन कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी या फिर गवर्नमेंट करेगी। अंडर द स्कीम ए मंथली पेमेंट इज इश्योर्ड
वेयर द अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू 50% और द लास्ट ड्राउन सैलरी। तो पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऐसा है कि यदि आप एक बार नौकरी लग गए हैं, आप नौकरी लग चुके हैं, ये समझ लीजिए कि पेंशन के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना। आज के टाइम में जो एनपीएस आया है, इसमें आपका भी योगदान है, कंपनी का भी योगदान है, तब जा कर के आपको कहीं पेंशन मिलेगी लास्ट में रिटायरमेंट के बाद में। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी ना, जैसे कि आप रिटायर हो रहे हैं, मान के चल लीजिए 1 लाख रुपए आपको सैलरी बन रही है आपकी, तो उसका 50% हिस्सा आपको पेंशन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो कितनी बेहतरीन सुविधा थी, आप सोच सकते हैं। और यहाँ तो ऐसा हो गया है आज के टाइम में, रिटायरमेंट के बाद फिर से भिखारी बन जाओ। लड़के बच्चों ने यदि साथ दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो फिर आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम जाने वाली है। नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको हम न्यू पेंशन स्कीम बोल रहे हैं, ये एक पार्टिसिपेटरी स्कीम है जिसके अंतर्गत एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट टू देयर पेंशन कॉर्प्स फ्रॉम देयर सैलरीज विथ मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मैं एक कंपनी में, सरकारी कंपनी में काम कर रहा हूँ, अपनी सैलरी में से कुछ पैसा मैं कटवाऊँगा एनपीएस के लिए, और उतना ही पैसा फिर क्या है, गवर्नमेंट भी क्या काम करेगी, योगदान करेगी, और जो फंड बनेगा वही फंड में से पैसा सरकार फिर बाद में मुझे रिटायरमेंट के बाद देगी। लो, महीना के आपको 3,000 मिल रहे हैं, 5,000 मिल रहे हैं। द फंड आर इन्वेस्टेड इन ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम थ्रू पेंशन फंड मैनेजर। अब सरकार आपसे पैसा ले रही है, सरकार खुद भी पैसा लगा रही है, इस पैसे को वो लगा दे रही किसको, पेंशन फंड मैनेजर को, और वो लोग जो है इन्वेस्टमेंट की स्कीम में ये पैसा को लगाते हैं। जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तो 60% ऑफ द कॉर्पस, आपने 100 रुपया जमा हुए आपके, उसका 60 रुपया जो कि टैक्स फ्री है, इज विथड्रॉन while the remaining 40% is invested in annuities which is tax। 60% आपने निकाल लिए, 40% आपका बचा है, इसको भी जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है एन्युइटीज़ में, जिसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी यहाँ पर प्लानिंग है एनपीएस की और ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो काफ़ी बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंट डिसीजन यहाँ पर आया है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम वन टाइम ऑप्शन दे रहे हैं टू सिलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू माइग्रेट टू ओल्ड पेंशन स्कीम। एक मौका आपको वन टाइम दे रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं शुड हैव अप्लाइड फॉर जॉब्स एडवर्टाइज बिफोर 22 दिसंबर 2003, द डे The National Pension Scheme was notified but joined service in 2004. When NPS came into effect, the option is available to the central government employees enrolled under the NPS as they joined service on or after 1 जनवरी 2004। लेकिन यहाँ पर भी कुछ सरकार ने शर्त रख दिया है। एप्लीकेबल किसके लिए रहेगा? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए ये एप्लीकेबल है, ये जो ऑर्डर अभी आया है। एम्प्लॉयज़ हैव टाइम टिल 31 अगस्त टू ऑप्ट फॉर ओपीएस। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा सबको नहीं दे रही है, कुछ लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलने वाला है। कुल मिला करके आपको लालच ही है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के हिसाब से देखें तो पुरानी पेंशन योजना का विकल्प वो कर्मचारी ही चुन सकते हैं जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम को अधिसूचित किए जाने की तारीख कब की है? 22 दिसंबर 2003 की है। इसके पहले विज्ञापित या फिर अधिसूचित पदों पर नौकरी पाई है। ठीक है, मतलब 2003 के पहले जो लोग जॉब में लगे हैं उनको ही ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलने वाला है। ये कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 आज के टाइम में 2021 ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने के पात्र हैं, जिन्होंने 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली भर्ती पर सरकारी नौकरी पाई थी।
उनको पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब वो एनपीएस के अंतर्गत ही रहेंगे। 2003 के पहले केंद्र सरकार के ज़्यादातर कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे थे। नवोदय विद्यालय जैसे कुछ संस्थानों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं थी। ऐसे में इस फैसले का फायदा नवोदय जैसे संस्थानों में 2003 के पहले ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को होगा, जो पहले से ही नई स्कीम के अंतर्गत आते थे। 31 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है, 31 अगस्त 2023। मतलब एक बार